जल्दी आके प्रोसेस कर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सारे? बढ़िया। चलिए, तो आज जो हम लोग हमारा चैप्टर शुरू कर रहे हैं, हमारा एक नया चैप्टर हम लोग आज शुरू कर रहे हैं और चैप्टर हमारा एंजाइम्स। ठीक है, चैप्टर है हमारा एंजाइम्स। तो एंजाइम्स के बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले तो एंजाइम्स क्या हैं ये हम बात करेंगे। एंजाइम्स जो वर्ड है इसका मतलब अगर आज हम समझें, इसका मतलब देखें तो एन प्लस जाइम्स से ये बनता है। ये जो वर्ड है ये किससे बनता है? एन प्लस जाइम्स। और एन का मतलब होता है इन और जाइम्स का मतलब होता है ईस्ट। ठीक है, एन का मतलब होता है इन और जाइम्स का मतलब क्या होता है बच्चों? ईस्ट, यानी कि ईस्ट में मिलने वाला। ठीक है, किसमें? ईस्ट में मिलने वाला। दरअसल हुआ क्या था, फर्मेंटेशन सब जानते हैं फर्मेंटेशन के बारे में। जो लुईस पास्चर इनके बारे में आएगा, सब जानते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो लुईस पास्चर के बारे में नहीं जानते। ही इज द मैन हु गिव द जर्म थ्योरी। ठीक है, यही वो है जिन्होंने जर्म थ्योरी के बारे में बताया था। तो लुईस पास्चर ने, आप जानते हैं, इन्होंने फर्मेंटेशन के बारे में बताया। इन्होंने कहा जब भी स्टार्च को, मतलब ईस्ट जो होता है, ईस्ट जो है इसको, ये रिस्पॉन्सिबल होता है, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्च टू कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। ठीक है, yeast is responsible for the starch is convert into the alcohol। तो इन्होंने ये कहा कि जो ईस्ट है, ईस्ट में जो फर्मेंट है, बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो कर रहे हैं फर्मेंटेशन, कौन कर रहा है? ईस्ट कर रहा है, ये हम जानते हैं अब। लेकिन उस वक्त जब नहीं पता था तो इसको बोला गया फर्मेंट। क्या था ये? फर्मेंट। तो फर्मेंट्स में देखा गया, फर्मेंट्स क्या है? मतलब वो पदार्थ, वो सब्सटेंसेस। फर्मेंट्स क्या है? फर्मेंट्स आर दो सब्सटेंसेस, which is responsible for fermentation। जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो फर्मेंट्स हैं, ये जो फर्मेंट्स है, बेसिकली ये फर्मेंट्स क्या है? ईस्ट है। ईस्ट के द्वारा कुछ एंजाइम सीक्रेट किए जाते हैं। ईस्ट के द्वारा कुछ एंजाइम्स सीक्रेट किए जाते हैं जो किसकी तरह काम करती हैं? एज अ फर्मेंट्स की तरह काम करते हैं और रिस्पॉन्सिबल होते हैं स्टार्च को अल्कोहल में बदलने के लिए। ठीक है, तो जब ये चीज देखी गई कि ठीक है फर्मेंट्स होते हैं, तो इसका ये कहा गया कि इसका मतलब ईस्ट से निकलते हैं एंजाइम, है ना, ईस्ट के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। तो ये बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि इट कैन नॉट डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द लिविंग ईस्ट सेल। These enzymes cannot distract from the yeast living cell। ईस्ट का जो एक्सट्रैक्ट होता है, इवन ईस्ट का जो एक्सट्रैक्ट होता है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल for the fermentation। आ रही बात समझ में बच्चों? दरअसल क्या था, लुईस पास्चर जो हमारे जिन्होंने जर्म थ्योरी दी है, जो हमारे साइंटिस्ट हैं लुईस पास्चर, उन्होंने ये बात कही थी कि क्या होता है कि जो स्टार्च है वो किस में बदलता है? अल्कोहल में बदलता है। एंड द कंटेंट्स, द सब्सटेंसेस व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर टू कन्वर्ट द स्टार्च इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड फर्मेंट्स। फर्मेंट्स क्या है? बेसिकली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन। अब जब फर्मेंट्स के बारे में स्टडी की गई तो देखा गया फर्मेंट्स आर द एंजाइम्स व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल। तो एंजाइम्स ऐसा माना गया कि इसका मतलब ईस्ट सीक्रेट कर रहा है। लेकिन जब ईस्ट की लिविंग सेल्स से हमने वो एंजाइम्स डिस्ट्रैक्ट करने की, हमने सा मतलब जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने जब ईस्ट की लिविंग सेल से वो एंजाइम डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी तो वो नहीं हो पाए उससे एक्सट्रैक्ट। इसका मतलब जो ईस्ट की लिविंग सेल है, ये मतलब नहीं है कि ईस्ट की लिविंग सेल से आप वो निकाल सकते हो। ईस्ट खुद एक एंजाइम है, खुद एक जो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? उसके फर्मेंटेशन के लिए। तो कहा गया ईस्ट का जो एक्सट्रैक्ट है, ईस्ट का एक्सट्रैक्ट, जो ईस्ट का हम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए?
फर्मेंटेशन के लिए। तो ये तो बात हो गई कि एंजाइम्स क्या हैं। तो एंजाइम्स क्या है, एक कैटलिस्ट है, एक रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी रिएक्शन को करने के लिए। दूसरी बात, साइंटिस्ट, एक तो बात कर ली हमने लुईस पास्चर की, दूसरे हमारे साइंटिस्ट थे समनर। दूसरे साइंटिस्ट क्या है हमारे, समनर। समनर ने क्या दिया है, मैंने आपको ये बात अभी थोड़ी देर पहले आपके प्रोटीन्स में भी बताई थी कि ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीनेशियस इन नेचर। और ये जो बात है कि सभी एंजाइम का जो है नेचर प्रोटीनेशियस होता है, इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे हमारे, समनर। तो समनर के बारे में दे या फिर ही लिख दें, ही गेव द, या ही टोल्ड या ही गेव, कुछ भी लिख लीजिए, आप लिख रहे हैं तो, गिव द प्रोटीनेशियस नेचर ऑफ एंजाइम, प्रोटीनेशियस नेचर ऑफ एंजाइम। एंजाइम का प्रोटीनेशियस नेचर किसने दिया है, समनर ने। ठीक है, क्लियर बच्चों ये वाली बात। लुईस पास्चर की आपकी बात समझ में आ गई है कि लुईस पास्चर ने बताया था। अच्छा, एंजाइम जो नाम है, ये जो एंजाइम समनर, आपको पता चल गया प्रोटीनेशियस नेचर इनके बारे में समनर ने दिया है, लुईस पास्चर के बारे में पता चल गया। उसके बाद एंजाइम जो नाम है, जो टर्म है, वो किसने दिया है, कुहने। तो कुहने गेव द टर्म एंजाइम, कुहने गेव द टर्म एंजाइम। कुहने ने कौन सी टर्म दी है, एंजाइम टर्म। तो कुहने गेव द टर्म एंजाइम। क्लियर। चलिए, इसके बाद एक बुक लिखी गई है, एंजाइम, एक बुक लिखी गई है, और ये एंजाइम बुक किसने लिखी है, हाल्डेन ने। एंजाइम एक बुक लिखी गई है, एंजाइम एक बुक लिखी गई है, और ये बुक किसने लिखी है, हाल्डेन ने। ठीक है, एंजाइम बुक किसने लिखी है, हाल्डेन ने। और इस बुक में क्या है, बेसिकली इन्होंने जो बॉन्ड बनता है, हम जानते हैं कि क्या है, जो बॉन्ड है किसके बीच में, एंजाइम के बीच में और सबस्ट्रेट के बीच में। सबस्ट्रेट क्या है, रिएक्टेंट। ठीक है, जो किसमें बदलते हैं आप जानते हैं। अगर एंजाइम की डेफिनेशन की मैं बात करूं तो एंजाइम क्या है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। आप सब जानते हैं एंजाइम्स क्या है, एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है जो क्या करते हैं, इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये रिएक्शन की रेट को बढ़ा देते हैं, यानी कि रिएक्टेंट्स जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं उनको तीव्र गति से या तेजी से ये क्या करते हैं, चेंज करते हैं। रिएक्टेंट्स को किसमें, प्रोडक्ट में ये चेंज करते हैं। ठीक है, तो एंजाइम्स क्या है, एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। ओके, इसीलिए इनको बायोकैटलिस्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो बॉन्डिंग है, अब कोई भी एंजाइम है, अगर वो किस में बदल रहा है, अगर वो हेल्प कर रहा है, दैट मीन्स कि वो सबस्ट्रेट से या रिएक्टेंट से जुड़ेगा। तो हाल्डेन ने जो बुक लिखी है एंजाइम, इसके बीच में इन्होंने किसके बारे में बताया है, इसके बीच में इन्होंने बॉन्डिंग बिटवीन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। अभी आपको मैं बताऊंगी इसके बारे में, क्या होता है, कैसे सबस्ट्रेट कहाँ जुड़ता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो हाल्डेन ने एक बुक लिखी है, कौन, उस बुक का नाम है एंजाइम, और उसमें उन्होंने किसके बारे में बताया है, उसमें उन्होंने एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में बनने वाले बॉन्ड के बीच में उन्होंने बताया है। क्लियर। ठीक है, तो ये तो बात हो गई इसके इंट्रोडक्शन की, ये इसके इंट्रोडक्शन की बात हो गई, जिसमें हमने बात करी कि एंजाइम जो नाम है ये किसने दिया है, कुहने ने दिया है। एंजाइम, इस नाम की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मतलब है, वो मतलब क्या है, एन प्लस जाइम। एन का मतलब होता है इन, और जाइम का मतलब होता है ईस्ट, यानी कि ईस्ट में मिलने वाले। ठीक, सबसे पहले लुईस पास्चर को सब जानते हैं जिन्होंने जर्म थ्योरी दी है। लुईस पास्चर ने बताया था कि स्टार्च अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और उसको कन्वर्ट करते हैं कुछ फर्मेंट्स। एंड हु आर दिस फर्मेंट्स,
आर दो सब्सटेंसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्मेंटेशन, जो कि फर्मेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब उन फर्मेंट्स की स्टडी करी गई, जब देखा गया तो ये देखा गया कि वो क्या है, ईस्ट है। तो ईस्ट का जो एंजाइम्स होते हैं, इट कैन नॉट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द लिविंग ईस्ट। बेसिकली ईस्ट का जो एक्सट्रैक्ट होता है, ईस्ट का जो एक्सट्रैक्ट होता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन। क्लियर? तो ये बात हो गई। अच्छा, ये बात किसने बताई थी? ये बात तो लुईस पास्चर ने सिर्फ इतना बताया था कि स्टार्च अल्कोहल में कन्वर्ट होता है और उसके लिए कुछ फर्मेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वो फर्मेंट्स आपके ईस्ट है और ईस्ट से ही हमें वो एंजाइम मिलता है। इस बात को बताने वाले जो सबसे आपके साइंटिस्ट थे, वो कौन थे? बकनर। वो साइंटिस्ट कौन से थे? कौन थे आपके? बकनर। तो बकनर गेव द थ्योरी और गेव द टर्म और गेव द प्रॉपर्टी अबाउट द एंजाइम, और मैं ये कह सकती हूँ अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ ईस्ट बिहेविंग लाइक एन एंजाइम। ठीक है, उन्होंने ही ये बात करी थी कि ईस्ट द एक्सट्रैक्ट ऑफ द ईस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्मेंटेशन। इसके बारे में बात करने वाले कौन थे? बकनर। ठीक है, इसके बाद समनर थे। समनर ने यह बताया था कि एंजाइम का जो प्रोटीनेशियस नेचर है, एंजाइम कैसे होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं और इनका प्रोटीनेशियस नेचर होता है। क्लियर? तो ये बात हो गई सब अभी तक इसके इंट्रोडक्शन की, साइंटिस्ट की, जिन्होंने इसके बारे में बात करी है। अब बात करते हैं इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, इसके डिस्ट्रीब्यूशन की कहाँ मिलता है। अगर मैं हमारी बॉडी की बात करूं तो हमारी बॉडी में भी दो टाइप के एंजाइम होते हैं। एक तो होते हैं हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर या फिर एक्सो एंजाइम्स भी मैं इनको कह सकती हूँ। ठीक है, और एक होते हैं इंट्रासेल्यूलर या सेल के अंदर। ठीक है, और जिनको हम एंडो एंजाइम भी कह सकते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर और एक्सो एंजाइम, और एक होते हैं इंट्रा सेल्यूलर और एंडो एंजाइम्स। ठीक है, नाम से समझ में आ रहा है एक्स्ट्रा सेल्यूलर क्या है? जो सेल के बाहर काम करेंगे। ठीक है, विच आर एक्टिव। ये क्या होते हैं? ये बाहर, सेल के बाहर दिए जाते हैं, सीक्रेट किए जाते हैं, सीक्रेटेड आउटसाइड द सेल, या फिर इस तरह लिखो सीक्रेटेड, अगर लिख रहे हो तो सीक्रेटेड एंड एक्टिव। सीक्रेटेड भी बाहरी होते हैं और एक्टिव भी बाहरी होते हैं। सो सीक्रेटेड एंड एक्टिव आउटसाइड द सेल। और इंट्रासेलुलर और एंडो एंजाइम्स क्या होते हैं? सीक्रेटेड एंड एक्टिव इनसाइड द सेल, सेल के अंदर। क्लियर? इनसाइड द सेल वो होते हैं हमारे इंट्रासेलुलर या एंडो एंजाइम, और जो आउटसाइड द सेल होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे एक्सो एंजाइम या एक्स्ट्रा सेलुलर। दैट मीन्स जो इंट्रासेलुलर होते हैं, ये जो एंजाइम्स हैं हमारे इंट्रासेलुलर विच आर एक्टिव इनसाइड द सेल, सो दे आर इनएक्टिवेटेड आउटसाइड द सेल। अगर सेल के बाहर इनको निकाल दिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे? इनएक्टिवेट हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात कर रही हूं इनसाइड द सेल, इनसाइड द सेल, तो इनसाइड द सेल का मतलब क्या हो गया? आपके जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जैसे कि लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, तो ये सब किसकी तरह बिहेव करते हैं? दीज आर द सेल ऑर्गेनल्स जिसमें आपके कैसे एंजाइम्स मिलते हैं? एंडो एंजाइम्स मिलते हैं, या जिनके अंदर और भी बहुत सारे हैं, जैसे आपका न्यूक्लियस भी है, उसमें भी आपको क्या मिलेंगे? एंडो एंजाइम्स मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, और किसके लिए होते हैं ये?
ये हमारे, मैं ये कह रही हूँ, सीक्रेटेड होते हैं कहाँ पर, इनसाइड द सेल, और एक्टिव होते हैं इनसाइड द सेल, जैसे कि हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल, और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेटाबॉलिक प्रोसेस। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो इंट्रासेलुलर या एंडो एंजाइम्स हैं हमारे, जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सेल के अंदर ये मिलते हैं, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक प्रोसेस। जितने भी हमारी सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन सब में होते हैं, एंड दे आर उनके मेटाबॉलिक प्रोसेस जो उनमें होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल ये होते हैं। क्लियर? चलिए अच्छा एक बात बताओ, हमारे एक्सो एंजाइम जो मैं बात कर रही हूँ, जैसे जो बाहर सीक्रेट होते हैं आउटसाइड द सेल और एक्टिव होते हैं सेल के बाहर, तो उनके लिए जैसे कौन से आएंगे आपके एक्सो एंजाइम्स, बताइए मुझे। जैसे कि मैं बात करूं आपसे डिकम्पोजर्स। डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर्स क्या है, डिकम्पोजर्स वो हैं जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को किस में बदलते हैं, सिंपल सब्सटेंसेस में बदलते हैं। होता है जो ह्यूमस बनाते हैं, जो हमारे मिट्टी में जो हमारी जो मर जाते हैं प्लांट्स एनिमल्स, उनके ऊपर काम करते हैं डिकम्पोजर्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे बैक्टीरिया, फंजाई। तो ये सब लोग ये जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को तोड़ रहे हैं, तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं, ये भाई एंजाइम ही तो सीक्रेट कर रहे हैं, तभी तो ये कॉम्प्लेक्स मटेरियल को किस में तोड़ पा रहे हैं, सिंपल मटेरियल में तोड़ पा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो डिकम्पोजर्स में जो एंजाइम सीक्रेट होते हैं, दे ऑल आर द एक्स्ट्रा सेलुलर, और आपके क्या है, ये एक्सो एंजाइम्स हैं। क्लियर? तो एग्जांपल में आप केवल इतना लिख सकते हैं, डिकम्पोजर्स, जैसे मैंने इसमें लिखा हमारे जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, तो इसमें एग्जांपल हम लिख सकते हैं डिकम्पोजर्स। कोई डाउट? अच्छा एक चीज और, आप लोगों को मैं बहुत टाइम से एक बात बता रही थी, हम लोगों ने आई गेस जब कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था तब मैंने आपसे वन एंजाइम थ्योरी की बात करी थी। न्यूरोस्पोरा में होती है ये, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स, आई गेस आपके सेल बायोलॉजी फर्स्ट ईयर में थी, न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स थी या नहीं थी? न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी में जो आपकी जेनेटिक्स वाला पोर्शन है फर्स्ट ईयर में, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, उस जेनेटिक्स वाले पोर्शन में एक तो हमारी मेंडेलियन जेनेटिक्स थी और एक आपकी शायद न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स थी। तो न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स जो था उसके अंदर हमने एक बात करी थी वन जीन वन एंजाइम थ्योरी की। ठीक है, इसके बारे में एक हल्की सी झलक मैंने आप लोगों को कार्बोहाइड्रेट में भी दी है शायद। ठीक है, तो वन जीन वन एंजाइम थ्योरी क्या है भाई, इसका मैं एक छोटा सा बस वही दे रही हूं आपको, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी। दरअसल ये एक पूरा मैंने आपको बताया था, न्यूरोस्पोरा में दो टाइप के म्यूटेंट होते हैं। जब हम ऑक्सोट्रॉपिक और प्रोटोट्रॉपिक म्यूटेंट की बात कर रहे थे तब ये बात मैंने आपको बताई थी कि म्यूटेंट बेसिकली क्या है, ऐसे म्यूटेंट जिनको बाहर से किसी भी मिनिमल मीडिया की जरूरत नहीं है, वो खुद, क्योंकि एक छोटा सा मान लो उनको आपने दे दिया जीन ए, ठीक है, या मीडिया है, मीडिया में कोई अमीनो एसिड मौजूद है, मान लो कोई सबसे सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन, ठीक है, ये मौजूद है, और इसको वो अपने आप कॉम्प्लेक्स अमीनो एसिड, मैं जिसका नाम दे देती हूँ आपको टायरोसिन फॉर एग्जांपल, इसको ऐसा मत लेके चलना, मैं बता रही हूँ कि ग्लाइसिन है और ग्लाइसिन को वो अपने आप, उसकी जो जरूरत है, वो जरूरत क्या है, टायरोसिन की जरूरत है। जो पर्टिकुलर हमारा कोई भी है, मैं न्यूरोस्पोरा बात ना करके, कोई भी है, ठीक है, उसको टायरोसिन की जरूरत है उस मीडिया में, उसको ग्रो करने के लिए टायरोसिन अमीनो एसिड चाहिए होता है, लेकिन वो टायरोसिन अमीनो एसिड उसको बाहर से ना मिले, केवल उसका मिनिमम क्वांटिटी या फिर कोई भी अमीनो एसिड, कोई भी सिंपल अमीनो एसिड उसको मिल जाए जिसको वो टायरोसिन में बदल लेता है। अच्छा, जब मैंने इसका पाथवे पढ़ा, तो पाथवे में मेरे को मान लो ये ऐसे होता है, ये ठीक है, ये इस तरह से होता है। क्लियर? ग्लाइसिन चेंज होता है ए इंटरमीडिएट में, ए इंटरमीडिएट चेंज होता है बी इंटरमीडिएट में, और बी इंटरमीडिएट चेंज होता है टायरोसिन में। न्यूरोस्पोरा में थे ऑर्निथिन, आर्जिनिन
और शायद तीसरा टायरोसिन ही था, आई डोंट रिमेम्बर दैट। आप लोगों ने न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स अगर पढ़ी होगी तो आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स में था वहाँ, अभी मुझे क्लियरली पूरी तरह याद नहीं है, पर ये तीन थे, ऑर्निथिन, आर्जिनिन और आपका टायरोसिन था। सबसे पहले आर्जिनिन था, फिर टायरोसिन था, और लास्ट जो तीसरा अमीनो एसिड बनता है वो ऑर्निथिन था, आई गेस। ठीक, आप लोगों की होगी तो उसमें उठा के देख लेना बुक वगैरह में आपके। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल आपको लेके चल रही हूँ, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी का एक छोटी सी झलक हम यहाँ बात कर रहे हैं। तो ग्लाइसिन किस में चेंज हो रहा है? ए इंटरमीडिएट में। ए इंटरमीडिएट चेंज हो रहा है बी इंटरमीडिएट में, और बी इंटरमीडिएट चेंज हो रहा है टायरोसिन में। अच्छा, इस पूरे पाथवे को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर है जीन ए जो कोई एंजाइम बनाती है ए डैश, ठीक। इस पाथवे को कंट्रोल करने के लिए एक एंजाइम है जीन बी जो बनाती है बी डैश, ठीक है। और इसको कंट्रोल करने के लिए एक जीन है जीन सी जो बनाती है आपकी सी डैश। क्लियर? यानी कि अगर मैं इस जीन को ब्लॉक कर देती हूं, इसका मतलब आपका ये तीनों ही नहीं बनेंगे। अगर मैं इस जीन को ब्लॉक कर देती हूं तो ये दोनों नहीं बनेंगे, और अगर मैं इस जीन को ब्लॉक कर देती हूं तो ये नहीं बनेगा, होगा। तो इससे क्या पता चलता है? जब इस पाथवे को स्टडी किया गया तो इन्होंने देखा कि हर एक जीन किसको? एक एंजाइम को कंट्रोल कर रही है, और वो एंजाइम इस पाथवे को कंट्रोल कर रहा है। ईच जीन has produced the specific enzyme and that particular enzyme control the pathway। तो इसी को ध्यान में रखते हुए और इसी को स्टडी करते हुए दिया गया था वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, कि ईच जीन या वन जीन प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंजाइम। वन जीन प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंजाइम। ईच जीन क्या बनाती है? एक पर्टिकुलर एंजाइम बनाती है, ठीक है। जब बाद में ये साबित हो गया कि ईच एंजाइम हैज एन प्रोटीनेशियस नेचर, हर एंजाइम का प्रोटीनेशियस नेचर होता है, तो इसको मॉडिफाई कर दिया गया और इसको बोल दिया गया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। जब ये पता चल गया कि जो हर एंजाइम है ये प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, तो इसको वन जीन वन एंजाइम थ्योरी को किस में चेंज कर दिया गया? वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। क्लियर है ये बात? कोई डाउट है इसमें किसी को? एक बार फिर देख लीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे थे। जो एंजाइम है इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है? दो टाइप का होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर। एक्स्ट्रा सेलुलर को एक्सो एंजाइम कहते हैं, दैट मींस दे आर सिक्रीटेड एंड एक्टिव आउटसाइड द सेल। ये आउटसाइड द सेल ही सिक्रीट होते हैं और आउटसाइड द सेल ही ये एक्टिव भी रहते हैं। इंट्रा सेलुलर और एंडो एंजाइम क्या है? जो सेल के अंदर रहते हैं या सेल के अंदर सिक्रीट होते हैं और सेल के अंदर ही क्या रहते हैं? ये एक्टिव भी रहते हैं। क्लियर? जैसे अगर मैं इंट्रासेलुलर की बात कर रही हूँ तो हमारी बॉडी में जितने भी एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं, जैसे कि आपके सेल ऑर्गेनेल्स में हमने माइटोकॉन्ड्रिया में रेस्पिरेशन के बहुत सारे एंजाइम पढ़े, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट में हम लोग साइटोप्लाज्म में क्लोरोप्लास्ट तो हमने फोटोसिंथेसिस में बहुत सारे एंजाइम पढ़े, प्लांट्स में, ठीक है। साइटोप्लाज्म में अगर मैं बात करूँ तो साइटोप्लाज्म में ग्लाइकोलाइसिस में बहुत सारे एंजाइम पढ़े। कुल मिलाकर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम सीक्रेट हो रहे हैं दे आर ऑल द इंट्रासेलुलर और एंडो एंजाइम। क्लियर? एक्स्ट्रा सेलुलर और एक्सो एंजाइम क्या होते हैं? जो बाहर सीक्रेट होते हैं। और जितने भी हमारे डिकम्पोजर्स हैं जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल मटेरियल में चेंज कर रहे हैं, वो सब क्या इसमें आते हैं? आपके एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर एक्सो एंजाइम में आते हैं, जो बाहर सेल के बाहर सीक्रेट होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स मटेरियल सिंपल मटेरियल में बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम या एंजाइम्स की वजह से ही तो होगा कि नहीं होगा? क्लियर? अच्छा, इसके बाद फिर हमने बात करी आपसे वन जीन वन एंजाइम थ्योरी की, ठीक। हर किसी ने न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स में पढ़ा है और नहीं पढ़ा है तो ये याद रखो कि एक थ्योरी थी जो दी गई थी, वन जीन वन एंजाइम थ्योरी, यानी कि वन जीन प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एंजाइम, ईच जीन प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एंजाइम, और वही जीन उसी एंजाइम को प्रोड्यूस करेगी। ऐसा नहीं 10-12 एंजाइम को प्रोड्यूस कर देगी।
क्लियर? तो ईच जीन प्रोड्यूस स्पेसिफिक एंजाइम। इसको चेंज किया गया वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस में, कब? जब ये पता चल गया कि ईच एंजाइम हैज एन प्रोटीनेशियस नेचर, हर एंजाइम का प्रोटीनेशियस नेचर होता है। थोड़ी देर में कर दें, अभी आधा घंटा थोड़ी हुआ। ठीक है, ईच वन जीन हैज द, जब ये पता चल गया कि ईच एंजाइम हैज अ प्रोटीनेशियस नेचर, तो वन जीन वन एंजाइम को किसमें चेंज कर दिया गया? वन जीन वन पॉलीपेप्टाइड हाइपोथेसिस। क्लियर? कोई डाउट यहां तक? अच्छा नहीं होगा, चलिए। तो आगे आपकी जो हम बात करेंगे इसके बाद, इसके बाद जो हम बात करेंगे वो किसकी? एक्टिव साइट्स। चलिए बच्चों, पहले एक बार रिजॉइन कर लीजिए आप लोग क्लास को, फिर बात करते हैं।